सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज अवर नेक्स्ट क्लास। जैसे कि मैंने आपसे पिछली क्लास में कहा था कि मैं आपको इसका रिमेनिंग चैप्टर पढ़ाऊंगा, जेंडर रिवीजन एंड क्लास वाला, और हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां हमने कल इसको छोड़ा था। ठीक है बेटा, मैं आप सब लोगों से बोल रहा हूँ, प्लीज जो लोग मेरे को ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी, और जो लोग मेरे को क्लास में सुन रहे हैं वो भी, इन सब लोगों से रिक्वेस्ट है, हम्बली रिक्वेस्ट है, बराए मेहरबानी अपने वालिदैन को परेशान ना करके अपना सिलेक्शन दीजिए। अगर नहीं देना है तो हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। एक बार के लिए आपको बस ये करना है बेटा कि जितना हो सके आप लोग कोशिश कीजिए पढ़ाई को हम लोग कंप्लीट करें। ठीक है बच्चों, कल जो मैंने कंप्लीट किया था, कल हमने कंप्लीट कर दिया था। इससे पहले कहा दैट communal violence is a worst form of communalism. It requires the political form where it is sponsored by the state. कल मैंने आप लोगों को चीज दिखाई थी बच्चों कि अब हम जो पढ़ेंगे वो सेक्युलर स्टेट इन इंडिया है। मतलब क्या है कि मैंने कुछ पॉइंट्स दिए थे जो आपको होमवर्क भी था। अब मैं आप सब लोगों से बोलता हूँ, आप लोग अपनी अपनी बुक्स खोल लें। अगर बुक्स में नहीं है आपके पास तो आप व्हाइट बोर्ड में देखें, स्मार्ट बोर्ड में, इसमें आपको साफ साफ दिखाई देगा। ठीक है बच्चों, सी द framework of our constitution declare India as a secular state. The constitution of our country declare India as a secular state. This is reflected in many constitutional provision. हमें देखते हैं बच्चों कि हमारे संविधान बनाने वालों ने इस बात का ख्याल रखा कि संविधान के अंदर वो सारी बातें शामिल की जानी चाहिए जो बातें हमारे देश के विकास के लिए जरूरी हो। अभी मुझसे एक होनहार बच्ची ने सवाल पूछा था अभी क्लास में कि सर, एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं कि हमारे देश में महिलाएं और पुरुष बराबर है, लेकिन जब बात करते हैं सैलरीज की तो महिलाओं की सैलरी कम होती है और पुरुषों की सैलरी ज्यादा होती है। अब काम दोनों के बराबर बराबर होते हैं। अब दोनों के काम अगर बराबर बराबर हैं और सैलरी अगर कम है तो इक्वालिटी कम हुई। तो हम बातें तो अच्छी अच्छी कर रहे हैं, हम पढ़ भी अच्छा रहे हैं, हम समझ भी अच्छा रहे हैं, एग्जाम में लिखकर भी अच्छा आएंगे हम लोग, लेकिन इन फील्ड में हमें क्या हो जाता है, जब हम लोग फील्ड की बात करते हैं तो फील्ड में हर चीज चेंज होती है ना, उसमें मेल फीमेल बराबर होते हैं और ट्रांसजेंडर की तो बात ही कुछ और है। उन लोगों को तो हम समझते ही नहीं कुछ भी, लेकिन हम पढ़ भी अच्छा रहे हैं, समझ भी अच्छा रहे हैं, लिख के भी अच्छा आ रहा है। यहाँ तक कि अपने यूपीएससी के जो बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं उनके इंटरव्यू में हम लोग अच्छा अच्छा बोल कर भी आ रहे हैं। लेकिन जैसे हम लोग फील्ड में आते हैं तो हमें क्या हो जाता है, हम फील्ड में आते ही वो सारी बातें इग्नोर कर देते हैं जो हमारे लिए अच्छी होनी चाहिए। हम क्या बोलते हैं कि भाई परंपरा है जो चली आ रही है उसे हम कैसे तोड़ें। तो मुमकिन है अगर परंपराएं गलत हैं तो तोड़ना चाहिए, अगर परंपराएं सही चल रही हैं तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है बच्चों, अब जरा इसको देखें चार्ट को। India does not have any official religion of its own. It neither encourage nor discourage any religion. हमारा सरकार, हमारा संविधान और हमारे देश की सरकार ये बोलती है कि इस देश का अपना कोई धर्म नहीं है, ये एक सेकुलर कंट्री है। ठीक है बच्चों, इस देश में सारे धर्म बराबर हैं, कोई धर्म छोटा या बड़ा नहीं है। बल्कि हम ये ना कहें कि भाई मेरा धर्म बड़ा है तुम्हारा धर्म छोटा है। अगर हम ये कहें कि भाई तुम्हारा धर्म भी अच्छा है मेरा धर्म भी अच्छा है, तुम्हारा धर्म भी बड़ा है मेरा भी बड़ा है, तो मुमकिन है कि ना उसमें लड़ाई होगी और ना ही हमसे लड़ाई होगी। मुमकिन है कि हम सब लोग एक ऐसे देश की तरफ आगे बढ़ेंगे जिस देश ने हमेशा हमेशा दूसरों को सिखाना सिखाया। ठीक है ना, एक जमाना था जब यूरोप के अंदर दुनिया वाले सीखा करते थे हमसे। जब इंग्लैंड के अंदर, यूरोप के अंदर और बड़े बड़े कंट्रीज के अंदर जो आज पैसे वाली कंट्रियां बनी हुई हैं, इन कंट्री के अंदर बड़ी मात्रा में आज से हजारों साल पहले जब खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी, वो लोग आदिवासी कबीले वाली जिंदगी गुजारा करते थे। उस समय भारत के अंदर कपड़े पहनने की, एग्रीकल्चर करने की, मैन्युफैक्चरिंग करने की और अपनी सेवाएं देने की शक्ति थी, एजुकेशन भी थी, जैसे हम लोग बोलते हैं गुरुकुलम। ठीक है ना, हम लोगों के अंदर विद्या देने की शक्ति थी। लेकिन न जाने ऐसा क्या हुआ हमारे देश में, न जाने किसकी नजर लगी कि आज हमारा देश जो दुनिया को सिखाने वाला देश था खुद भूल गया। आज हमारे देश में व्यवस्थाएं इतनी गड़बड़ हो चुकी हैं कि लोग यहाँ पर जात के नाम पर, छोटी छोटी जातियों के नाम पर, धर्म के नाम पर, यहाँ तक के काले गोरे के नाम पर और तो और अमीर और गरीब के नाम पर लड़ते हैं। ये नहीं देखते कि धर्म हमारा सेम है तो ना लड़े, बल्कि अब तो धर्म को भी लोग इंपॉर्टेंट नहीं देते। अब क्या देखते हैं, जिसके पास पैसा है वो हमारा दोस्त है, जिसके पास पैसा नहीं है चाहे वो अपने माता पिता ही क्यों ना हो, उन्हें छोड़ने में लोग बुराई नहीं समझते, जबकि ऐसा करना गलत है। और हम देखते हैं कि हमारे भारत में बड़ी मात्रा में ऑर्फनेज के अंदर जो वृद्धा आश्रम है, जैसे बोलते हैं ना हम लोग बड़े बूढ़ों को रखने की जगह है, उन आश्रम में जो हम पहले बचपन में पढ़ा करते थे कि जो बच्चे खो जाते हैं कुंभ के मेले में, जो बच्चे खो जाते हैं नुमाइश वगैरह में, तो उनको भेजा करते थे यतीम खाने में या ऑर्फनेज में। लेकिन आज बच्चों के यतीम खाने कम हो चुके हैं और वृद्धा आश्रम ज्यादा बड़े बड़े हो चुके हैं। अब वहां पर वो पेरेंट्स रहते हैं जिनकी उम्र 60+ हो चुकी है। अब उनके बच्चे उनको इसलिए नहीं रखते अपने साथ कि ये खांसते रहते हैं, गंदगी फैलाते रहते हैं, खाना खाते हैं आधा गिरा देते हैं, चलना फिरना मुश्किल है, हमारे मेहमान नहीं आ पाते, हमारी बेइज्जती सी होती है उनके सामने। कल को जब आप बच्चे थे
जब आप खाना फेंका करते थे, सामान तोड़ा करते थे, चलते चलते गिरा करते थे, तब तो पेरेंट्स ने कभी नहीं कहा आपके। लेकिन जमाना जब चेंज हुआ कि ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता दूसरी तरफ मुड़ गई, तो हमें ये चीजें नहीं करनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, ऑल सिटीजन हैव द फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट एनी रिलीजन। हमारे देश में हर किसी व्यक्ति को इस बात का अधिकार है कि वो अपने धर्म को माने, उसको फैलाए, उसको बढ़ाए, लेकिन ये शर्त रहे कि आपकी किसी भी धर्म को फैलाने से सामने वाले बंदे को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपना धर्म किसी पर एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि आपको आजादी एक्सप्रेशन की, अगर उस बंदे ने आपका धर्म कबूल किया तो वेल एंड गुड, नहीं किया तो जबरदस्ती नहीं कर सकते। मामला में होता होगा, एक नाम है दावत देना, दावत देते ना हम लोग, क्या मतलब होता है इसका कि भाई आइए हम दिखाएं आपको अपने धर्म की खास बात है। कोई अगर आ रहा है तो मोस्ट वेलकम, नहीं आ रहा है तो जबरदस्ती नहीं कर सकते। ऐसा करना गैर कानूनी है। आपका काम क्या है कि आप अपने धर्म की टीचिंग और प्रीचिंग दें। देखते होंगे आप लोग टीवी वगैरह पर, तो बहुत सारे चैनल्स आ गए आस्था के नाम से, कोई स्पीकर लगा के किसी के बारे में बोल रहा है, कोई स्पीकर लगा किसी के बारे में बोल रहा है। कोई पीस के बारे में क्यों नहीं बोल रहा, कोई इक्वालिटी के बारे में क्यों नहीं बोल रहा। हर बंदा अपनी अपनी दुकान लेके बैठा हुआ है, खोलिए, मना दी नहीं है, आराम से खोलिए, लेकिन शर्त यह है कि आपकी उस दुकानदारी से या दुकान से दो धर्मों के बीच की लड़ाइयां ना हो जाए, इस बात की मना दी है। थर्ड पॉइंट, द कॉन्स्टिट्यूशन however always the state to interfere in the religious policies in order to promote equality among the people, explain ban of untouchability। मतलब क्या है इसका बच्चों, What is the meaning of untouchability? छुआछूत मीन्स कि हमारे भारत के अंदर बड़ी मात्रा में किसी के साथ भी अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। ये मुद्दा बहुत बड़ा हुआ करता था हमारे देश में, लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, अगर सवाल ये आ जाए हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो इसका आंसर ये है कि हमारे देश के संविधान के निर्माताओं में बड़ा नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का आता है, तो दूसरा नाम आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। Dr. Rajendra Prasad was the president of the Constituent Assembly and Dr. Bhimrao Ambedkar was the chairman of the Constituent Assembly। अम्बेडकर जी ने ख्याल रखा कि भाई हमारे देश में हाई कास्ट लोअर कास्ट में काफी बंटवारा है, बंटवारा भी इस लेवल पर है कि लोग एक दूसरे को छूना पसंद नहीं करते। ये कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, या मैं शूद्र हूं, या मैं वैश्य हूं। अगर किसी वैश्य ने या किसी शूद्र ने अगर किसी बड़ी जाति वाले को टच कर दिया तो बड़ी जाति वाला समझता था कि मैं अपवित्र हो गया, अब मुझे दूध से नहाना पड़ेगा। अब सीधा सीधा आंसर है, अब तुम दूध सुनाओ, शहद सुनाओ, जहर सुनाओ, तेजाब सुनाओ, इससे क्या मतलब पड़ रहा है ना। अगर किसी बंदे ने टच कर दिया आपको, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप अपवित्र हो गए। जब भगवान ने और अल्लाह ने जब हमें पैदा किया तो हमारी बॉडी पे कोई ठप्पा नहीं लगाया कि हमारी जाति ये होगी। और आप देखते होंगे अब तो मूवीज भी आने लगी, पीके मूवी देखी थी आपने, उसमें वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है, बच्चों को चेक करके देखता है उठाकर कि ठप्पा कहाँ लगा रहा है इसमें, है ना। ठप्पा तो लगा नहीं है, तो ये जब ठप्पा नहीं लगाया खुदा ने या भगवान ने, तो हम कैसे कह सकते हैं कि भाई मेरी हाई कास्ट तुम्हारी लोअर कास्ट। अगर मान लो बाई चांस कोई बच्चा पैदा हो, बचपन में होता है, बड़ा में, ठीक है, बचपन में कोई बच्चा पैदा हुआ छोटा सा और उसे कुछ चुरा कर ले गया, बच्चा पैदा हुआ था ब्राह्मणों के घर में और पला बड़ा वो शूद्रों के घर में, तो क्या बनेगा बड़ा होकर? जाहिर सी बात है। तो लड़ाई किस बात की? अब लड़ाई इस बात की हो सकती है कि हमारे पेरेंट्स, जब आप लोग आगे आने वाले समय में पेरेंट्स बन जाओ, तो अपने बच्चों को तालीम देना, ये एजुकेट करना, ये शिक्षा देना कि हम सब लोग एक समान हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। जब खुदा ने हमें एक समान बनाया है तो इंसान कौन होता है फर्क करने वाला। ठीक है बच्चों, तो छुआछूत नहीं होनी चाहिए। अब छुआछूत का मतलब ये थोड़ी है कि सर ने कहा है बाहर चले जाए, किसी भी लड़की से बोले और दोस्त क्या हाल है, ठीक है, मालूम चला उसने आपने तो पीठ पे मारा, उसने गाल पे लगा दिया, तो ऐसा मत करना। ठीक है, एक लिहाज बना कर रखना कि भाई किसी से अगर दोस्ती करनी है तो ये ख्याल रहे कि दोस्ती दायरे तक रहे। ऐसा ना हो कि आपने हाथ मारा और उसने चिपका दिया, मालूम चला अनटचेबिलिटी हो गई। ठीक है, इस बात की परमिशन नहीं है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है, डिस्क्रिमिनेशन अमंग पीपल ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन इज प्रोहिबिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। हमारे देश में इस बात का अधिकार दिया हुआ है संविधान में कि आप किसी भी व्यक्ति को धर्म के नाम पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। आप हमारे देश के किसी भी व्यक्ति को ये नहीं बोलेंगे कि तुम्हारा धर्म हिंदू है, तुम्हारा धर्म मोमडन है, तुम क्रिश्चियन हो या तुम ज्यूस हो। मैं अपनी बात करूं, मैं अभी स्कूल में था, हमारे स्कूल में लोहड़ी का प्रोग्राम था, ठीक है ना, आज लोहड़ी थी, क्योंकि उसमें क्या होता है ये बनाई जाती है पंजाब के अंदर, और पंजाबी जो होते हैं ना इसमें आग की पूजा वगैरह करते हैं, मैं भी शामिल हो गया। ठीक है, अब मैं जब शामिल हुआ उसमें, जाहिर सी बात है ना तो धर्म पूछा मैंने, न जात बिरादरी पूछी मैंने, सिंपल सी बात है, मेरे जाने से उन्हें भी खुशी हुई और उनके प्रोग्राम करने से मुझे खुशी हुई।
तो मुमकिन है आप भी खुश हो गए, मैं भी खुश हो गया, आपने भी खाना पीना कर लिया, मैंने भी खाना पीना कर लिया, तो इसमें क्या हुआ फायदा? आपकी भी सेहत अच्छी हो गई, मेरी भी सेहत अच्छी हो गई। तो मेन चीज क्या होती है? मेन चीज होती है अपने आप को पीस में लाकर रखना, अपने आप को इस प्रकार से बनाकर रखना, ना तो हमारी लड़ाई किसी खास धर्म से होगी और ना हम किसी खास धर्म से लड़ेंगे। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई नहीं आपको? ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, कास्ट एंड पॉलिटिक्स। देखो पॉलिटिक्स सभी जानते हैं हम लोग, पॉलिटिक्स में क्या होता है? इलेक्शन होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इलेक्शन में, ये बोल तो रहे हमारे एनसीईआरटी की क्लास 10 की बुक में कि भाई इलेक्शन के टाइम पीरियड पर आप किसी भी जाति के नाम पर वोट नहीं मांगेंगे। ठीक है बच्चों, जाति के नाम पर वोट नहीं मांगेंगे। रियलिटी में क्या ऐसा नहीं होता? होता है ना, बड़ी मात्रा में लोग जाति के नाम पर वोट देते हैं। भाई मेरी जाति ये वाली है, मैं तो उसको वोट दूंगा, मेरा धर्म ये है, मैं उस बंदे को वोट दूंगा, मेरा मजहब ये है, मैं उसको वोट दूंगा। सीधा सीधा आंसर है, आप उस बंदे को वोट दीजिए जो बंदा काबिल है। आप काबिल को वोट ना देकर उस बंदे को वोट देते हो जो बंदा आपकी बिरादरी या जाति का है, चाहे वो काबिल हो या काबिल ना हो। इसी चीज की मनादी है। संविधान में ये बार बार बोली गई है कि हमारे देश के अंदर उस बंदे को खड़े होने की परमिशन है इलेक्शन के अंदर जो बंदा बालिग होगा, जो बंदा किसी तरीके से किसी धर्म को लेकर खास लड़ाई नहीं लड़ेगा और जो सबके सब बराबर होंगे, किसी तरह की छुआछात नहीं होगी। लेकिन होता तो उसका उल्टा है। मैं फिर बात दोबारा बोलूंगा, हम पढ़ तो अच्छा रहे, लेकिन अगर अपनी बात करें, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। मैं जब वोट डालने जाता हूं तो मैं जाति बिरादरी नहीं देखता। सिंपल सी बात है, मैं जिसको वोट डालता हूं मैं आपके सामने एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल काम होता है। अगर मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि मैंने किसको वोट दिया तो मुमकिन सी बात है इससे जान को खतरा है मेरी। भाई जिस पार्टी को मैंने वोट दिया वो तो खुश हो गई, अब जिसको मैंने वोट नहीं दिया वो मुझसे नाराज होगी और सोचेगी अच्छा इसने मुझे वोट नहीं दिया, अब देखेंगे इसे बाद में। तो आपका वोट इसलिए चुपचाप से दिया जाता है, छुपा कर, ताकि ये खबर न लग सके कि आपने किस पार्टी को वोट दिया है। लेकिन हमें यह हमेशा ख्याल रखना चाहिए एक पढ़े लिखे व्यक्ति होने के नाते कि हम उस पार्टी को वोट दें जो पार्टी हमारे देश के विकास करने के लिए आगे बढ़ रही हो, अपने लिए नहीं। अपने लिए तो सभी करते हैं। नेता होने का मतलब क्या है? जैसे मैंने कल एक्सप्लेन किया था, नेता का मतलब है कि जो खुद न सोए अपनी जनता को सुलाए, जो खुद न खाए अपने लोगों को खिलाए, जो खुद न काम करके अपने लोगों को पैसे दे। वो तो उल्टा है। जो लोग इलेक्शन में जीत जाते हैं, जीतने के बाद अब आप जरा नंबर लगा के दिखाइए उनका मोबाइल नंबर जो उन्होंने दे रखा अपने कैंपेनिंग वाले कार्ड में, वो नंबर लगेगा नहीं। अगर बाई चांस लग भी गया तो वो आपको ऐसा अजीब वगैरह उत्तर देंगे कि दोबारा फोन करने की हिम्मत नहीं होगी आपको। और जब तक इलेक्शन नहीं होते वो घर घर जाकर आपसे ऐसे नमस्तक करते हैं, पांव पड़ते हैं, बिरयानी खिलाते हैं, ठीक है, सब कुछ खिलाते हैं आपको कि हमें वोट दो, हमें वोट दे दो। चलो 5 साल में एक बार ही सही, पर जनता है, जानती सब है, पर जनता जाएगी। जनता अनपढ़ है। अगर जनता पढ़ी लिखी हो गई तो मुमकिन है कि जनता कभी भी क्या नहीं करेगी, कभी भी वो कास्ट के नाम पर वोट नहीं देगी। ठीक है बच्चों, कास्ट के नाम पर वोट नहीं देगी। और हमारी हेडिंग क्या लिख रही है आज की? हमारी हेडिंग यही है दैट कास्ट एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, अब जरा सुनिए गौर से। The caste system has been an integral part of Indian society since ancient time. It is based on the occupation of the people, which are hereditary. People belonging to the lower caste are considered outcasts and untouchables. We find that caste inequalities are breaking down because of the following reason. हम ये देखते हैं कि हमारे देश के अंदर बड़ी मात्रा में अगर जाति बिरादरी खत्म नहीं हुई तो हमारे देश को बांट देगी। कैसे बांट देगी? वो बांटेगी धर्म के नाम पर, वो बांटेगी जात के नाम पर। एक पढ़ा लिखा इंसान कभी भी जात बिरादरी की बात नहीं करता। एक पढ़ा लिखा इंसान हमेशा हर जगह जाने के लिए तैयार रहता है। एक पढ़ा लिखा इंसान के चेहरे पर हमेशा खुशी मिलती है। कभी डॉक्टर का नाम सुना है आप लोगों ने? डॉक्टर का नाम सुना है? डॉक्टर का नाम नहीं सुना आप लोगों ने? ओह माय गॉड। चलो ये खुशी की बात है। वैसे क्या आप लोग डॉक्टर का नाम नहीं सुना? बीमारी नहीं पड़ते। चाहिए डॉक्टर की बात कर रहा हूँ। डॉक्टर कभी आपने लड़ते हुए देखा है? कभी किसी दंगे में, कभी किसी लड़ाई में, कभी इसने मना किया ये मत खाना वो मत खाना? डॉक्टर तो कुछ मशवरा देता है, प्रोटीन के लिए ये खाइएगा, हाई क्या कहते हैं कार्बोहाइड्रेट के लिए ये खाइएगा, हरी पत्तियां खाइएगा, सब्जियां खाइएगा और ये खाइएगा, ये मत खाइएगा। डॉक्टर हमेशा अपने मरीज को अच्छा करने की दवा देता है। ठीक है, अब वो मरीज चाहे किसी खास जाति का हो, किसी खास बिरादरी का हो, किसी खास धर्म का हो। एम आई राइट? सही बोल रहा हूं ना मैं? ऐसा होता है। ठीक है ना? डॉक्टर पढ़ा लिखा है और जानता है कि बायोलॉजी हमारी बॉडी के लिए कितनी जरूरी है और हमें क्या खाने से जिंदगी बचेगी, क्या खाने से जिंदगी खराब होगी। अगर यही पढ़ा लिखा हम समाज के हर व्यक्ति में ले आए तो मुमकिन है कि हर व्यक्ति जात बिरादरी के नाम पर लड़ेगा नहीं, बल्कि समाज को हमेशा एक बनाकर रखेगा।
समाज को हमेशा एक करके रखेगा। ना तो उसके लिए कोई जाति बड़ी होगी, ना उसके लिए कोई धर्म बड़ा होगा, ना उसके लिए कोई और चीज बड़ी होगी। अगर बड़ी कोई चीज होगी तो वो होगी इंसानियत। समझ रहे हैं बच्चों? इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अगर आपने किसी व्यक्ति को, जमीन से सोते हुए व्यक्ति को अगर छत दे दी तो आपसे बड़ा इंसान कौन? किसी गरीब इंसान को खाना खिला दिया तो आपसे बड़ा इंसान कौन? किसी सर्दी में सोते हुए व्यक्ति को आपने छत दे दी, कंबल दे दिया तो आपसे बड़ा इंसान कौन? तो मुमकिन है कि हमें धर्म से ज्यादा इंसानियत पर जोर देना चाहिए। हम उन 4 पॉइंट्स को पढ़ते हैं जिस पर लिखा है कि हमारे समाज में बंटवारा कैसे आएगा। तो जरा सुनिए, पहला पॉइंट क्या है? डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर। हमें चाहिए कि हम अर्बन सेंटर को बढ़ावा दें, उनको चेंज करें, ठीक करें। वीकनिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ द लैंडलॉर्ड, और जो हमारे जमींदार हैं उनकी जो पोजीशन है उसको जरा कम से कम करें। सरकार पर जितना भरोसा हमारे लोगों का होगा, सरकार उतना अच्छा काम करेगी। लेकिन हमारा भरोसा क्या है कि काम सरकारी सारे खराब होते हैं, हम खूब अल्लाह काटते हैं, सरकारी काम खराब होते हैं, लेकिन नौकरी कौन सी चाहिए हम लोगों को? सरकारी चाहिए। सरकारी हॉस्पिटल में इलाज नहीं कराएंगे, सरकारी स्कूलों में पढ़ाएंगे नहीं, सरकारी कामकाज नहीं लेंगे, लेकिन नौकरी कौन सी चाहिए हमें? सरकारी चाहिए। मतलब क्या हुआ इसमें? गलती तो हमारे अंदर ही है। जब हम खुद ही गलत हैं तो हम दूसरों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो सामने वाला सही हो? जैसे जनता वैसे देश के नेता। अगर जनता ही पढ़ी लिखी हो जाए, समझदार हो जाए, तो मुमकिन है कि ये जनता अपने देश को उस ऊंचाइयों तक पहुंचा देगी जिस ऊंचाइयों तक हम लोगों के संविधान निर्माताओं ने, संविधान बनाने वालों ने सोचा कि देश दुनिया का ऐसा अजीमुशान देश बनेगा जिस देश को देखकर दुनिया वाले रक्स करेंगे, जलेंगे। ठीक है ना? और आज हम देखते हैं बच्चों कि सब बातें तो बड़ी बड़ी हो रही हैं, खूब बातें आगे जा रही हैं, ठीक है, लेकिन रियलिटी क्या है ये हम सब जानते हैं। पॉइंट नंबर 3, ऑक्यूपेशन मोबिलिटी। हमें क्या करना चाहिए कि अपने देश में ऑक्यूपेशन लगानी चाहिए, लेकिन मोबिलिटी के हिसाब से। जहां जिसकी जरूरत पड़े वो नौकरी में ले लें और हासिल कर ले। ठीक है? जरूरी नहीं है अपने शहर में हो, आपको पूरे देश में काम करने की परमिशन है, लेकिन होता नहीं है ऐसा। क्या होता है? अगर यूपी और बिहार के लोग चले जाते हैं महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र के लोग मराठी बोलने के बिहार पर यूपी बिहार के लोगों को मार मार के भगा देते हैं। क्या बोलते हैं कि तुम्हारी भाषा हिंदी है, तुम हिंदी बोलते हो, भाऊ को भैया बोलते हो, तो तुम्हें भागो यहां से, तुम्हें यहां नहीं रहना है। यहां से वही रहेगा जो बंदा मराठी बोलेगा। ये कौन सी बात हुई? अगर किसी बंदे को मराठी नहीं आती, तमिल नहीं आती, तेलुगु नहीं आती, कन्नड़ नहीं आती, गुजराती नहीं आती, तो क्या वो बंदा हिंदी बोलने वाला उस स्टेट में नहीं जाएगा? अपने देश में इक्वालिटी बिफोर लॉ होनी चाहिए, लिखित में है, पर मानता कोई नहीं है। कानून तो बहुत बने हुए हैं, हर चीज के कानून बने हुए हैं। आपको याद होगा मैंने पढ़ा था क्लास 9 में मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम कब आई है? मिड डे मील स्कीम कब आई है? कुछ लोग बोलते हैं 2000 में आई, कुछ बोलते हैं 2005 में आई, लेकिन रियलिटी के बच्चों के मिड डे मील स्कीम आई है 1995 में, जब मैं भी 5 साल के आसपास का था। 1995। इसका मतलब ये है कि भारत में बच्चों को स्कूल में मिड डे मील देने की व्यवस्था आज से करीब 30 साल पहले हो चुकी थी। 2025 चल रही है ना, हम लोगों को आज तक खबर नहीं कि मिड डे मील क्या होता है ना? क्यों है मिड डे मील? ताकि बच्चे स्कूल में जाएं और जो भूखे रह गए हैं बच्चे, जो खाने की वजह से स्कूल नहीं पहुंच पा रहे, वो स्कूल में खाना खा ले, खाना खाते खाते पढ़ाई करें। तो मुमकिन है कि अगर उनको भूख लगेगी तो स्कूल में खाएंगे, इस बहाने कुछ पढ़ तो लेंगे, कुछ तो पढ़ लेंगे। आप सब लोग यहाँ मुझे सुन रहे हो, मैं पढ़ा पा रहा हूँ आपको, ठीक है, प्यार तो सुन रहे हैं आप लोग। अगर मैं आप लोग को खिलाते खिलाते पढ़ाऊं तो मुमकिन है कि आप मुझे 2 घंटे पढ़ लोगे, 3 घंटे पढ़ लोगे। अगर मैं आप लोगों को चाय की व्यवस्था कर दूं कि सब लोग चाय पिएंगे, समोसा खाएंगे, हालांकि ऐसा मैं कर नहीं पाऊंगा, ठीक है, अगर मैं कर दूं तो मुमकिन है कि आप सब लोग 2 घंटे का 3 घंटे पढ़ लोगे आराम से, क्योंकि खाते खाते थकान नहीं होती, पढ़ते पढ़ते थकान हो जाती है। और किताबें तो ऐसी दवा है उन बच्चों के लिए जिसको कभी नींद नहीं आती, किताब खोलो अच्छे अच्छों में नींद आ जाती है ना बच्चों? चलिए, लास्ट पॉइंट क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या होता है इससे कि अगर आपके अंदर देश में इक्वालिटी बिफोर लॉ नहीं है तो हमारे देश में इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं होगा, हम लोग इकोनॉमिकली वीक हो जाएंगे। आगे लिख रहा है, however the caste system has not disappeared from the country altogether, it still exists in most rural societies and to some extent in urban societies. The caste system take the following forms in politics. हम देखते हैं बच्चों हमारे भारत के अंदर जो कास्ट सिस्टम है उसके कुछ पॉइंट्स हैं। क्या पॉइंट्स है? नंबर 1, while choosing candidate for contesting the election, the caste composition of the electorate is always kept in mind. This is done to win the support of the person for a candidate belong to a particular caste. मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये है कि हमारे समाज के अंदर जब कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी बंदे को टिकट देती है तो वो पार्टी भी चालाकी करती है। क्या करती है? वो ऐसे जिताऊ व्यक्ति को वोट टिकट देगी
जो बंदा किसी खास जाति का इंपॉर्टेंस हो, ठीक है, किसी खास जाति का हो। अब आम जनता भी इतनी बेवकूफ है कि वो जाति के नाम पर वोट देती है। अगर मैं यूपी की बात करूं ना बच्चों, यूपी की, तो यूपी में जाति के नाम पर वोट पड़ता है। और इस बाकी खबर आप सब लोग भी हो, अब तो आप 11th क्लास की तैयारी कर रहे हो, 10th का बोर्ड दोगे आप लोग, हम सब जानते हैं कि हमारे यूपी, जो यूपी में अलीगढ़ आता है, अलीगढ़ जिले के अंदर भी बड़ी मात्रा में जात बिरादरी के नाम पर वोट पड़ता है कि भाई ये बंदा मेरी जाति का है, ये बंदा मेरी कास्ट का है, ये बंदा हमारी बिरादरी का है, ये बंदा हमारे धर्म का है, हम तो उसी को वोट देंगे। इससे जीत किसी की नहीं होती, इससे वोट पड़ जाता है। बात समझ में आ रही है? समझदारी क्या है इसमें कि आप एक तरफा ना होकर आप उस बंदे को वोट दीजिए जो बंदा काबिल है, जिस बंदे के अंदर हुनर है। हम क्या देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टियां ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दे देती हैं जो पॉलिटिशियन नहीं है, दे आर द बिजनेसमैन। एग्जाम्पल आपके सामने है ना, बिजनेसमैन। अब जो बिजनेसमैन होता है वो व्यक्ति बिजनेस में एक्सपर्ट है ना, पॉलिटिक्स में एक्सपर्ट थोड़ी है। आपने टिकट उसको किसने दे दिया कि भाई उस बंदे की इंपॉर्टेंस शहर में ज्यादा है, लोगों का अपनी बिजनेस करेक्ट है, किसी खास जाति बिरादरी का है, टिकट दे दो, और वो जीत भी जाता है। करता कुछ नहीं हो, वो जीत गया, पॉलिटिकल पार्टी ने अपना सीधा कर लिया, ठीक है। अब जो देश का विकास होना चाहिए था, जो गांव का विकास होना चाहिए था, जो शहर का विकास होना चाहिए था, वो तो उसको आता ही नहीं है। उसे पता ही नहीं है कि पॉलिटिक्स क्या होती है, उसे पता ही नहीं है संविधान क्या होता है। अगर ऐसा व्यक्ति जो किसी खास फील्ड का माहिर है बट पॉलिटिक्स का माहिर नहीं है, वो क्या विकास करेगा। अब तो ऐसे ऐसे फिल्म एक्टर भी आने लगे सिनेमा में से, सिनेमा एक्टर्स, ऐसे ऐसे एक्टर्स आने लगे जिन लोगों को अच्छी एक्टिंग करनी आती है, पॉलिटिक्स करनी नहीं आती, पर वो वहां पार्लियामेंट में जाके बैठ जाते हैं, ठीक है, ना सवाल पूछते हैं, ना किसी का आंसर देते हैं, ना उन्हें इंटरेस्ट आता है, बैठे रहते हैं पीछे क्लास में फेलवर्स की तरह। तो अगर इसकी जगह पर कोई अच्छा पॉलिटिशियन आ जाए तो मुमकिन है कि वो पॉलिटिशियन देश के विकास के मुद्दे उठाएगा। समझ रहे बच्चों? आगे आते हैं। नेक्स्ट, while forming the government, the political parties try to include representative of different castes and tribes. अब क्या होता है कि सरकार जब पॉलिटिक्स करती है, जब कोई पॉलिटिकल पार्टी टिकट देती है, तो वो ये उम्मीद करती है कि मैं ऐसे बंदे को टिकट दूं जो अपनी जाति या अपने कबीले का सरदार हो। अगर कबीले का सरदार है तो मुमकिन सी बात है कि सारे कबीले के लोग उसकी बात मानेंगे। अगर किसी खास जाति में पैसे वाला बंदा है तो लोग उसकी बात मानेंगे, है ना। तो पार्टी क्या करती है, ऐसे बंदे को चुन चुन के लाती है जो बंदा देश के विकास में जितना भी काम कर सकता हो काम करे, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी को जिता दे। अगर पॉलिटिकल पार्टी ने किसी खास बंदे को टिकट दिया है, उस पर भरोसा किया है, और अगर मान लो बाई चांस वो हार गया, तो वो तो खुद तो हारा ही हारा, बदनामी किसकी हुई, किसी खास पॉलिटिकल पार्टी की, इस पार्टी से खड़ा हुआ है। तो पॉलिटिकल पार्टियां अपनी इमेज ना खराब करने की वजह से वो ऐसे बंदे को वोट देती थी जो बंदा जिताऊ होता है। इसी बात की तो पॉलिटिक्स है, और हमें सब जानते हैं ये चीज गलत है। समझ रहे बच्चों? लेकिन न जाने हमारे देश के लोग क्या हो जाता है, वो ऐसे बंदे को वोट देते हैं जो बंदा सिर्फ अपना विकास करता है। बाद में परेशान वो खुद भी होते हैं, जब उनके क्या कहते हैं घरों के आसपास निशान लगाए जाते हैं, तब खबर लगती है कि हमने सही किया है या गलत किया है। तो मुमकिन सी बात है कि आप ऐसे बंदे को इलेक्शन में जितवाइए जो बंदा जमीन से जुड़ा हुआ हो और हमेशा आपकी काम करने के लिए तत्पर तैयार बैठा हो। ये नहीं है कि आप अपना फॉर्म लेकर गए, एप्लीकेशन लेके गए, साहब बोले कि साहब अभी अंदर नहीं है, साहब बाहर फील्ड में गए, आप थोड़ी देर बाहर खड़े रहे, मालूम चला कि साहब अंदर से सो के निकल के आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट, अगला लिख रहा है इसमें, नेक्स्ट, पॉलिटिकल पार्टीज अपील टू द कास्ट सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल टू हेल्प देयर कैंडिडेट टू विन द इलेक्शन। पॉलिटिकल पार्टी अपील करती है आम जनता से कि भाई आप ऐसे व्यक्ति को वोट दीजिए जो बंदा आपकी बात सुनने के लिए इलेक्शन के बाद आपको मिले। और हम सब जानते हैं कि इलेक्शन के टाइम पीरियड में सब दिखाई देते हैं, जब कैंपेनिंग होती है सब गाड़ी के हूटर में लंबी लंबी गाड़ी ले लेके चलते हैं, सब दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे इलेक्शन हुए, जिसकी जीत होनी थी वो हो गई और वो जीत गया, इलेक्शन के बाद वो बंदा कब दिखाई देगा हमें नहीं पता है। अखबारों में देख लो, टीवी में देख लो, टेलीविजन पे, या फिर खबरों में देख लो, न्यूज में, या फिर उसको किसी के क्या कहते हैं रील वगैरह में देख लो। लाइव कब देखा था आपने याद ही नहीं। क्या रियलिटी में ऐसा है? और जो हारने वाला बंदा होता है वो हर जगह मिल जाएगा आपको। वो इसलिए मिल जाएगा कि अगली बार से उसको जीत हासिल करनी है। वो जरा जरा से मुद्दों को लेकर पहुंच जाएगा एसएसपी के ऑफिस, ठीक है। यहां तक कि अगर किसी के यहाँ कोई रेप वगैरह हुआ है, कोई आग वगैरह लग गई है, तो उस बंदे को पता नहीं कहां से खबर लग जाती है, वो घर पहुंचकर सहानुभूति दिखाने लगते हैं कि जी हम आपके साथ। क्या ये खबर जीते हुए वाले व्यक्ति को नहीं मिली होगी? मिली होगी ना।
पर वो क्यों नहीं गए? अब तो मैं जीत गया, अब मुझे क्या लेना था इनसे, मरते हो मरो। लेकिन जनता सब जानती है, पर जानबूझ के भी गलती करती है। पॉलिटिकल साइंस में थिंकर बड़े अच्छे गुजरे हैं, प्लेटो ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि इंसान जानता है कि मैं गलती कर रहा हूं, फिर भी गलती करता है, तो बेटा वो इंसान अनपढ़ होगा। फिर पढ़ा लिखा इंसान गलती नहीं करता, और गलती करता भी है तो मुमकिन है कि उस गलती पर वो नदामत होता है और दोबारा ना गलती करने की शपथ लेता है। लेकिन हम लोग तो ऐसे हो गए अनपढ़ जाहिल लोग, जो गलती पे गलती के जा रहे हैं। मालूम चलता है कि हमें गलती हो रही है, हमारे देश में विकास नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी अगले इलेक्शन में भी गलती, उसके बाद भी गलती, उसके बाद भी गलती, उसके बाद भी गलती। भाई कब तक गलती करते रहोगे? कितने लोग आए और कितने लोग गए इन्हीं गलतियों को सुधारने के चक्कर में। नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं हम लोग, कास्ट इनइक्वालिटीज। अगली हेडिंग है हमारी, ऑक्यूपेशन इज टिपिकली बेस्ड डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इन most countries. This is taken to its logical conclusion in the caste system. Members of the same caste were intended to establish a social community that practice the same or comparable occupation, married within the caste group and did not eat with member of other caste group according to the system. हमें देखते हैं बच्चों की कास्ट इनइक्वालिटी क्या होती है कि बड़ी मात्रा में बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि खास जाति के साथ ही खाना पीना करते हैं, उठना बैठना करते हैं, और उन्हीं जाति बिरादरी में शादी करते हैं। लेकिन अगर हम इस चीज को खत्म कर दें तो मुमकिन है कि हमारे देश में कोई जाति बिरादरी नहीं होगी, तो लोग आपस में साथ में खाना खाएंगे, शादी ब्याह करेंगे, मिल बैठ कर बैठेंगे, हंसी खुशी रहेंगे। लेकिन होता क्या हमारे देश में कि बड़ी मात्रा में यहाँ पर लोग इनइक्वालिटी करते हैं इस बिहाफ पर कि ना तो आपस में मिलकर बैठेंगे और ना ही शादी ब्याह में एक दूसरे के साथ देंगे। क्या लिख रहा है इसमें लिख रहा है हेडिंग हमारी, दैट कंपेरेबल ऑक्यूपेशन मैरिड विद इन कास्ट एंड डिड नॉट ईट विद द मेंबर्स ऑफ अदर कास्ट। बड़ी मात्रा में लोगों में क्या था कि लोग छोटी जाति के साथ खाना पीना नहीं करते थे, बड़ी कास्ट वाले बड़ी कास्ट वालों के साथ, छोटी कास्ट वाले छोटी कास्ट वालों के साथ उठा बैठा करते थे और खाना पीना खाया करते थे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ रहे बच्चों? मेरे स्कूल में जो दीदी जो आया साफ करने वाली है और जो भैया सफा करते हैं वॉशरूम वगैरह, मैं अक्सर देखता हूं कि वो बड़ी मेहनत से काम करते हैं अपना। अब मान लीजिए उन्होंने पोछा लगा रखा है और पोछा लगाया हुआ है, फर्स्ट गीला हो रहा है क्योंकि सर्दी का मौसम सूखता नहीं आसानी से। अब मेरे को दिख रहा है कि पोछा लगाया, मेरे को वॉशरूम यूज करना है, अगर मैं चला जाऊं तो क्या मुझे रोक देंगे? अगर मैं नहीं जाऊं तो इससे क्या उनकी वैल्यू, उनके मन में मेरी वैल्यू बढ़ेगी? वो सोचेंगे कि देखो ये व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा है कि इस व्यक्ति ने मेरे काम की कदर की। तो वही चीजें हम लोग इसमें करना चाहेंगे। ठीक है बेटा, लास्ट पॉइंट है, द ट्रेडिशनल कंसेप्शन ऑफ कास्ट हायरार्की आर क्रम्बलिंग एज ए रिजल्ट ऑफ economic process progress, large scale urbanization, increased literacy and education, job mobility, and the weakening of the status of landowners in communities. The Indian Constitution outlined caste-based discrimination and set the groundwork for policies to correct the system inequalities. हम कोशिश करते हैं बच्चों अपने देश के अंदर जो हमारे जाति बराबरी की इनइक्वालिटीज है इसे हम लोग खत्म करें। खत्म कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन। ठीक है बच्चों, अगली मैं काम यही ऑफ करता हूँ। अगली क्लास में कर लूंगा आपकी इंशाल्लाह। उस क्लास में हम लोग कास्ट इन पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे और ये समझ के पढ़ेंगे हम लोग कि कास्ट इन पॉलिटिक्स से क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। इसके 2 पॉइंट हैं, कास्ट इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इन कास्ट। ठीक है, हम मिलेंगे इंशाल्लाह कल। तब तक के लिए बाय। रिवीजन आपकी है कि प्लीज इसको पढ़ के आइए।